Welcome back to this session of the Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss mainly three issues. The first issue is India has invited to G7 summit by Canada Prime Minister, and the second issue is extreme poverty in India down to 5.3% in 2020 to 23 World Bank, and the third issue is related to delimitation concern of southern state. So let's discuss all the issues in detail. इंडिया इनवाइटेड टू G7 समिट इन कनाडा। रिसेंटली इंडिया को कनाडा के अंदर होने वाले जी समिट में इन्वॉल्व होने के लिए इनवाइट किया गया है। वाई न्यूज इंडिया हैव बीन इनवाइटेड बाय कनाडा पीएम कार्ने टू बी अपकमिंग G7 मीटिंग इन अल्बर्टा। कनाडा पीएम कार्ने के द्वारा इंडिया को G7 की अपकमिंग मीटिंग में इन्वॉल्व होने के लिए इनवाइट किया गया है। कनाडा पीएम डिफेंड्स हिज प्लान टू इनवाइट इंडिया टू G7, सेज इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। कनाडा पीएम ने कहा है कि इंडिया अब फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका और इंडिया को G7 के लिए इनवाइट किया जाना चाहिए। अबाउट G7 नेचर द G7 is an informal grouping of advanced democracies which meet yearly to coordinate global economic policy and address other transitional issues such as climate change, mitigation and conflict etc. G7 एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है एडवांस्ड डेमोक्रेसीज का जिनका ईयरली मीटिंग होता है सो दैट ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट किया जा सके एंड अदर ट्रांसनेशनल इशूज को एड्रेस किया जा सके सच एज क्लाइमेट चेंज, मिटिगेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। Genesis established in 1975 in response to economic and financial cooperation due to energy crisis। 1975 के आसपास एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा आया था और उस क्राइसिस के ड्यूरिंग इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन को बूस्ट करने के लिए G7 इस्टेब्लिश किया गया। इट्स वर्किंग द G7 हैव नो परमानेंट स्ट्रक्चर, इट्स रोटेटिंग प्रेसिडेंसी सेट द एजेंडा एनुअली। G7 का कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, इसका रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ही एनुअली एजेंडा सेट करती है। द G7 समिट एंड्स विद अ कम्युनिक डिटेलिंग पॉलिटिकल कमिटमेंट। G7 का समिट जो एंड होता है वो एक डिटेलिंग पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ होता है। मेंबर्स G7 का प्रेजेंट में 7 मेंबर हैं, यूएस, जर्मनी, कनाडा, यूके, जापान, इटली, फ्रांस। Russia joined G7 in 1998, then formed the G8, but was excluded in 2014 for its takeover of Crimea। 1998 में G7 के साथ रशिया ज्वाइन हो जाता है और इसके बाद G7 को G8 रीनेमिंग किया जाता है, बट 2014 में क्रीमिया पर टेक ओवर करने के बाद रशिया को G7 से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। द यूरोपियन यूनियन इज नॉट अ मेंबर ऑफ द G7 बट अटेंड्स द एनुअल समिट। यूरोपियन यूनियन G7 का मेंबर नहीं है बट एनुअल समिट जितने भी होते हैं G7 के उसको अटेंड करता है। G7 कंट्रीज इन नंबर। G7 कंट्रीज की क्या पावर है ग्लोबली? 40% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी एंड 10% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन G7 कंट्रीज। G7 कंट्रीज पूरे वर्ल्ड का 40% ग्लोबल इकोनॉमी को कवर करते हैं। बात अगर पॉपुलेशन की जाए ओनली 10% पॉपुलेशन ही इन कंट्रीज के अंदर है। 36% ऑफ ग्लोबल पावर जनरेशन कैपेसिटी। ग्लोबल पावर जनरेशन कैपेसिटी का 36% कैपेसिटी G7 कंट्रीज के पास है। 30% ऑफ ग्लोबल एनर्जी डिमांड। ग्लोबल एनर्जी डिमांड का 30% इन कंट्रीज के अंदर है। 25% ऑफ ग्लोबल एनर्जी रिलेटेड टू CO2 एमिशन। सिग्निफिकेंस ऑफ G7 एंड करंट जियोपॉलिटिक्स। करंट जियोपॉलिटिक्स में G7 का क्या सिग्निफिकेंस है? G7 प्ले अ सेंट्रल रोल इन ग्लोबल गवर्नेंस। ग्लोबल गवर्नेंस में G7 एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। AI गवर्नेंस, टैक्स गवर्नेंस। AI गवर्नेंस में किस तरह से G7 एक सेंट्रल रोल प्ले करता है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI फॉर AI गवर्नेंस वाज प्रपोज्ड इन 44th G7 समिट 2018। AI गवर्नेंस के लिए 44th G7 समिट जो कि 2018 में हुआ था, यहाँ पर पहली बार ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI प्रोपोज किया जाता है। टुवर्ड्स रेगुलेटिंग AI, हिरोशिमा AI प्रोसेस इनिशिएटेड एट G7 समिट इन हिरोशिमा इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप। हिरोशिमा जापान के अंदर भी G7 का समिट हुआ और इस समिट के ड्यूरिंग एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया गया AI को रेगुलेट करने के लिए, हिरोशिमा AI प्रोसेस। टैक्स गवर्नेंस में किस तरह से G7 एक सेंट्रल रोल प्ले करता है? द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF was established in 1989 by the G7 to examine and develop measures to combat money laundering। मनी लॉन्ड्रिंग कॉम्बैट को एग्जामिन करने के लिए एंड मेजर्स डेवलप करने के लिए 1989 में G7 कंट्रीज के द्वारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इस्टेब्लिश किया जाता है।
Number 2, act as a defender of the rule-based international system. G7 कंट्रीज इंटरनेशनली एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम चाहते हैं. नंबर 3, a platform to discuss and resolve prominent international crisis and disputes. इंटरनेशनल क्राइसिस एंड डिस्प्यूट को इंटरनेशनल रिजॉल्व करने के लिए और इम्पोर्टेंट इशूज को डिस्कस करने के लिए G7 एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है. नंबर 5, G7 summit have generated result. Example, successful launch of global Apollo program for multinational clean energy research. G7 समिट्स जितने भी हुए हैं उसके इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी जनरेट हुए हैं. सच है 2015 में ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम फॉर मल्टीनेशनल क्लीन एनर्जी रिसर्च एक सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है इसको. G7 क्लब ऑफ डेमोक्रेसीज. G7 पोजिशनड एट द पॉलिटिकल एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल एफर्ट्स टू डिफेंड डेमोक्रेटिक सोसाइटीज एंड व्हाट इट्स लीडर्स कॉल इट रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर. डेमोक्रेटिक सोसाइटीज को डिफेंड करने के लिए जितने भी ग्लोबल एफर्ट्स किए जा रहे हैं G7 ग्लोबल पॉलिटिकल एपिसेंटर के तौर पर पोजीशन किया गया है. इट मीन्स G7 ग्लोबली डेमोक्रेटिक सोसाइटीज को प्रोटेक्ट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. मेजर आउटकम्स ऑफ द समिट. G7 समिट जितने भी हुए हैं मेजर आउटकम्स क्या क्या रहे हैं. रीजनल अफेयर्स से रिलेटेड किस तरह से इसने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है. रशिया यूक्रेन वॉर कमिटेड टू रेज द कॉस्ट ऑफ रशियाज वॉर ऑन यूक्रेन दैट इज G7 प्लेज $50 बिलियन यूजिंग फ्रोजन रशियन एसेट्स. रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था और यूक्रेन को रिस्पॉन्सिव एक्ट के तौर पर रसिया को रिस्पॉन्सिव एक्ट के तौर पर यहाँ पर रसिया के अबाउट $50 बिलियन रशियन एसेट्स को G7 कंट्रीज ने फ्रोजन किया. इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट रिटेटेड कमिटमेंट टू द टू स्टेट सॉल्यूशन एंड द राइट्स ऑफ कंट्रीज टू डिफेंड देयर वेजल्स रेड सी. इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के सॉल्यूशन के लिए भी G7 कंट्रीज ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और G7 कंट्रीज हमेशा चाहते हैं कि टू स्टेट सॉल्यूशंस होना चाहिए. नंबर 2, प्रमोट इकोनॉमिक रेसिलियंस थ्रू सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन. G7 PGII initiatives, IMC etc. coordinated initiatives on critical minerals. सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन पर G7 कंट्रीज ने फोकस किया है सच है G7 PGII इनिशिएटिव्स, IMC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड क्रिटिकल मिनरल्स से रिलेटेड कुछ कोऑर्डिनेटेड इनिशिएटिव्स भी G7 कंट्रीज के द्वारा टेकिंग किए गए हैं. एनर्जी क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी G7 का कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं. G7 aims to reduce greenhouse gas emissions by 43% this decade and 60% by 2035 compared to 2019 level. G7 कंट्रीज ने ये एम किया है कि इस डिकेड का लास्ट तक ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को 43% तक रिड्यूस करेंगे एंड 2035 तक अबाउट 60% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करेंगे और इसके लिए 2019 को बेस्ट माना गया है. Health and food security to enhance food security and sustainable agriculture. G7 launched अपूलिया फूड सिस्टम. फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को एनहांस करने के लिए G7 ने अपूलिया फूड सिस्टम स्टार्ट किया है. लीडर्स ऑल्सो कमिटेड टू सपोर्ट गावी फॉर इम्यूनेशन कवरेज. इम्यूनेशन कवरेज को सपोर्ट करने के लिए G7 कंट्रीज के लीडर्स ने गावी को बूस्ट किया है. इंडिया एंड G7 रिलेवेंस ऑफ G7 फॉर इंडिया. इंडिया के लिए G7 का क्या रिलेवेंस है. इंडिया एज अ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ. G7 में भी प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया टू प्रोटेस्ट एंड कंसर्न ऑफ द कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ ऑन द वर्ल्ड स्टेज. बिकॉज ग्लोबल साउथ का इंडिया वॉइस बन रहा है और G7 बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर हम ग्लोबल साउथ के कंसर्न को इंटरनेशनली एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म पर रखना चाहते हैं तो G7 एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेसीज अनलाइक SCO, G20, BRICS where there are non-democratic states, G7 reflect the concern and agendas of democracies like India. इंडिया अदर ग्रुप्स का भी मेंबर है सच एज SCO, G20, BRICS बट ये कंट्रीज फुली डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं है. G7 कंट्रीज फुली डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं और डेमोक्रेटिक कंट्रीज सच एज इंडिया के एजेंडाज को बेटर तरीके से कंसर्न G7 कर सकता है. फॉर इंडिया द आउटरीच सेशन ऑफ G7 मीटिंग हैज ऑलवेज बीन एन इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म टू शोकाज इट्स आउटलुक एंड अचीवमेंट टू द वर्ल्ड. इंडिया के लिए G7 का जो आउटरीच सेशन होता है मीटिंग के बाद
ये एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म होता है सो दैट अपने आउटलुक एंड अचीवमेंट को वर्ल्ड के सामने शोकास किया जा सके। नंबर 3, G7 प्लेटफॉर्म गिव इंडिया द अपॉर्चुनिटी टू मीट ग्लोबल लीडर्स एंड सेट प्रायोरिटीज। ग्लोबल लीडर्स के साथ मीटिंग के लिए एंड अपने प्रायोरिटीज को सेट करने के लिए G7 इंडिया को एक प्लेटफॉर्म गिवन करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज पार्टिसिपेशन इन G7 एज पोटेंशियल फ्यूचर मेंबर। इंडिया का अगर G7 में पार्टिसिपेशन हो जाता है तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है। फ्रीक्वेंट इन्विटेशन, इंडिया फ्रीक्वेंट इन्विटेशन टू G7 समिट इंडिकेट इट्स ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन ग्लोबल अफेयर्स। इंडिया हैज बीन इन्वाइटेड 11 टाइम्स। इंडिया को फ्रीक्वेंटली G7 के द्वारा इन्वाइट किया जा रहा है, अभी तक 11 टाइम्स इसको इन्वाइट किया जा चुका है। इंडिया इज ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर मेक इट अ पोटेंशियल फ्यूचर मेंबर। बिकॉज इंडिया का इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर कंटिन्यू ग्रो हो रहा है और पॉसिबिलिटी है कि G7 इंडिया को अगेन एंड अगेन इन्वाइट करेगा। इंडिया हैव सरपास्ड जापान बिकमिंग द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। रिसेंटली इंडिया ने जापान को सरपास किया है और अब इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। फर्स्ट पर अभी भी यूएस है, सेकंड चाइना, थर्ड जर्मनी एंड फोर्थ नंबर पर इंडिया, फिफ्थ नंबर पर जापान है। एज अ रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक पावर इंडिया ऑफर्स एन अल्टरनेटिव टू चाइना इन रिप्रेजेंटिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज। एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक पावर के रूप में इंडिया अदर कंट्रीज के लिए चाइना का एक ऑप्शन प्रोवाइड कराता है। इंडिया इंक्लूजन हेल्प G7 बेटर अंडरस्टैंड एंड एंगेज विद द ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। इंडिया अगर G7 के साथ इंक्लूड हो जाता है तो यहाँ पर ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता है G7 कंट्रीज के द्वारा। द फोकस ऑन द ग्लोबल साउथ स्टार्टेड विद 49 7 इन जापान। इंडिया G20 चेयरमैनशिप मेंबर्स कंप्लीमेंट इट्स G7 पार्टिसिपेशन ब्रिजिंग डेवलप्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड इंटरेस्ट। इंडिया बिकॉज G20 का चेयरमैनशिप किया है और इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए G7 का पार्टिसिपेशन इंडिया के लिए जरूरी है सो दैट डेवलप्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड के इंटरेस्ट को ब्रिज किया जा सके। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिसेंट रिपोर्ट इंडिया एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट ड्रॉप्स टू 5.3%। वर्ल्ड बैंक की एक रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर एक्सट्रीम पॉवर्टी ड्रॉप हुआ है। वाई न्यूज India's extreme poverty rate down sharply to 5.3% over a decade from 27.1% in 2011-12। इंडिया का एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट डाउन हुआ है 2011 में, जहां पर ये पॉवर्टी रेट 27.1% हुआ करता था, वहीं ये ओवर अ डिकेड अब 5.3% तक रिड्यूस हो चुका है। वर्ल्ड बैंक रिवाइज अपवर्ड्स इट्स थ्रेशोल्ड पॉवर्टी लाइन टू $3 पर डे। वर्ल्ड बैंक ने भी अपना पॉवर्टी लाइन थ्रेशोल्ड लिमिट को फिक्स किया है $3 पर डे। इसने पॉवर्टी लाइन का एक थ्रेशोल्ड रखा है। इन इंडिया 5,46,95,832 people lived on less than $3 per day in 2024। 2024 में इंडिया के अंदर $3 पर डे से लेस इनकम वाले पीपल का नंबर 5,46,95,832 था। What is poverty? Poverty is a condition in which an individual or group lack the resource necessary to meet basic needs and to enjoy a decent standard of living। पॉवर्टी कंडीशन है जिसमें कोई इंडिविजुअल या ग्रुप अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए नेसेसरी रिसोर्सेस को गेट नहीं कर पाता है एंड एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वो जीना चाहता है। अगर इससे रिलेटेड उसको नेसेसरी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाते हैं तो इस सिचुएशन को पॉवर्टी कहा जाता है। दीज बेसिक नीड्स इंक्लूड फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। ये जो बेसिक नीड्स हैं इसमें कई टाइप की नीड्स हो सकती हैं सच एज फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। व्हाट इज पॉवर्टी लाइन? पॉवर्टी लाइन इज द मिनिमम एक्सपेंडिचर और इनकम रिक्वायर्ड टू परचेज अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसरी टू सेटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड्स। पॉवर्टी लाइन एक ऐसी फिक्सिंग लाइन है जिसमें कोई भी ह्यूमन अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज के बास्केट को परचेज करने के लिए एक उसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ इनकम है, तो ये जो मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड टू परचेज अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये पॉवर्टी लाइन होती है। पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड नॉट ऑन द इनकम लेवल। इंडिया के अंदर पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन जो है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बेस पर है एंड इनकम लेवल के बेस पर नहीं है। पॉवर्टी लाइन बास्केट, द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसरी टू सेटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड्स इज द पॉवर्टी लाइन बास्केट। बेसिक ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का जो बास्केट है, इट मीन्स टोटल गुड्स एंड सर्विसेज उसको जो चाहिए, दिस इज नोन एज पॉवर्टी लाइन बास्केट।
स्टेटस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, इंडिया के अंदर पॉवर्टी का करंट में क्या स्टेटस है? इंडिया एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट डाउन शार्पली टू 5.3% ओवर अ डिकेड फ्रॉम 27.1% इन 2011-12। इंडिया के अंदर एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट शार्पली तरीके से डाउन हुआ था 2011 में, जहां पर 27.1% पॉवर्टी हुआ करता था, वहीं करंट में 5.3% तक आ चुका है। इन इंडिया 5,46,95,832 people lived on less than $3 per day in 2024. Kerala is the state with the lowest rate of poverty. Only 0.71% of Kerala's population is poor. इंडिया के अंदर केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर पॉवर्टी रेट लोवेस्ट है, यहाँ पर 0.71% पॉवर्टी है। कोटाइम ऑफ केरला इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया विदाउट पॉवर्टी। इंडिया के अंदर ओनली केरला के अंदर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर पॉवर्टी जीरो है, कोटाइम। यूपी, बिहार, झारखंड हैव हाईएस्ट पॉवर्टी रेट अक्रॉस इंडिया। यूपी, बिहार एंड झारखंड ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर पॉवर्टी रेट सबसे ज़्यादा है। 51.91% ऑफ द पॉपुलेशन इन बिहार इज क्लासिफाइड एज पुअर, फॉलोड बाय झारखंड 42.16% एंड यूपी 37.79%। बिहार के अबाउट 51.91% पुअर है, झारखंड में वही 42.16% पॉपुलेशन पुअर है, यूपी के अंदर 37.79% पीपल पुअर हैं। हाउ हैज पॉवर्टी एस्टिमेशन इवॉल्व इन इंडिया, इंडिया के अंदर पॉवर्टी एस्टिमेशन किस तरह से इवॉल्व हुआ? नंबर 1, इन प्री इंडिपेंडेंट एरा, दादा भाई नौरोजी इन हिज बुक पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज द फर्स्ट टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन इंडिया लिंक्ड टू ब्रिटिश रूल। इंडिया के अंदर पॉवर्टी को एस्टिमेट करने वाले जो पहले पर्सन थे वो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी एक बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के अंदर पहली बार पॉवर्टी को एस्टिमेट किया। Number 2, later the National Planning Committee and the Bombay Plan 1944 formulated their respective poverty line. नेशनल प्लानिंग कमेटी ने 1938 में पॉवर्टी लाइन फॉर्मुलेट किया एंड बॉम्बे प्लान 1944 ने भी अपना पॉवर्टी लाइन इसने फॉर्मुलेट किया। नंबर 3, अलग कमेटी 1970 ने डेवलप्ड पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज। रूरल एंड अर्बन एरियाज के पीपल के लिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट मिनिमम जो होनी चाहिए, इसके बेस पर पॉवर्टी लाइन को अलग कमेटी 1979 ने डेवलप किया। नंबर 4, डी लाकड़वाड़ा 1990 suggested to calculate consumption expenditure based on calorie consumption and constructing state specific poverty line that could be regularly updated. डी लकड़वाला ने 1973 में पॉवर्टी से रिलेटेड कुछ सजेशंस गिवन किए। कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बेस पर इन्होंने पॉवर्टी लाइन फिक्स किया, स्पेशली कैलोरी कंजप्शन के बेस पर पॉवर्टी लाइन को इन्होंने रिकमेंड किया और इन्होंने स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन को भी रेगुलरली अपडेट करने के लिए सजेस्ट किया। नंबर 5, तेंदुलकर कमेटी 2009 रिकमेंडेड चेंजिंग मंथली हाउस होल्ड कंजप्शन इनटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर पर्सन पर डे। मंथली हाउस होल्ड कंजप्शन को इन्होंने पर पर्सन पर डे कंजप्शन एक्सपेंडिचर के साथ रिप्लेस करने का इन्होंने सजेस्ट किया। द नेशनल पॉवर्टी लाइन फॉर 2011-12 was estimated at ₹816 per capita per month for rural areas and ₹1000 per capita per month for urban areas। 2011-12 के अकॉर्डिंग पॉवर्टी लाइन, नेशनल पॉवर्टी लाइन जो एस्टिमेट किया गया था, रूरल एरियाज में 816 पर कैपिटा पर मंथ फिक्स किया गया था, अर्बन एरियाज में 1000 पर कैपिटा पर मंथ यहाँ पर फिक्स किया गया था। इट मीन्स रूरल एरियाज में अगर किसी की इनकम 816 रुपीज़ से कम है मंथली तो उसको पॉवर डिक्लेयर किया जाएगा, एंड अर्बन एरियाज में जिसकी इनकम 1000 रुपीज़ पर मंथ से कम है उसको पॉवर डिक्लेयर किया जाएगा। अभी भी इसी डाटा का यूज इंडिया कर रहा है। नंबर 6, रंगराजन कमेटी 2014 recommended separate consumption basket for rural and urban areas which include food items that ensure recommended calorie, protein and fat intake and non-food items like clothing, education, health, housing and transport। रंगराजन कमेटी 2014 में इस्टेब्लिश की गई थी। इस कमेटी ने रूरल एंड अर्बन एरियाज के लिए सेपरेट कंजप्शन बास्केट के लिए रिकमेंड किया और कंजप्शन बास्केट के अंदर यहाँ पर फूड आइटम्स सच एज कैलोरी, प्रोटीन एंड फैट रिलेटेड फूड एंड कुछ नॉन फूड आइटम्स, क्लोथिंग, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने आइटम्स को ऐड करने का यहाँ पर रिकमेंड किया। इट रिकमेंडेड मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर फॉर ₹972 इन रूरल एरियाज एंड 1407 इन अर्बन एरिया एज द पॉवर्टी लाइन। रंगराजन कमेटी ने पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर रूरल एरियाज में 972 फिक्स किया एंड अर्बन एरियाज में
₹1407 फिक्स किया। ये पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, जबकि इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो इनकम के बेस पर था। नंबर 7, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे 2011 was based on the committee chaired by Dr. N.C. सक्सेना। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे 2011 का जो किया गया था वो डॉक्टर एन.सी. सक्सेना की एक कमेटी के बेस पर था। प्रपोज न्यू मेथोडोलॉजी फॉर आइडेंटिफाइंग बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड। बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने एक न्यू मेथोडोलॉजी प्रपोज किया। रिकमेंडेड थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का यहाँ पर थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन करने के लिए रिकमेंड किया। ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड, ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड एंड अदर्स। Government has also been using SECC socio-economic caste survey data for identification of beneficiary household to implement its social welfare program। गवर्नमेंट अपने सोशल वेलफेयर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2011 के SECC को यूज कर रही है। नंबर 8, करंटली पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया इज कैरिड आउट बाय नीति आयोग टास्क फोर्स। करंट में इंडिया के अंदर पॉवर्टी एस्टिमेशन जो किया जाता है वो नीति आयोग टास्क फोर्स के द्वारा किया जाता है। इट यूजेज डाटा कलेक्टेड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टडीज एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन टू कैलकुलेट द पॉवर्टी लाइन। नीति आयोग पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टडीज एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आने वाला नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस से डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके बेस पर पॉवर्टी एस्टिमेट किया जाता है। व्हाट आर द वेरियस इंडिसेस टू मेजर पॉवर्टी। पॉवर्टी को मेजर करने के लिए वेरियस इंडिसेस क्या क्या है, ग्लोबल इंडिकेटर्स क्या क्या है एंड इंडिया लेवल इंडिकेटर्स क्या क्या है। ग्लोबल इंडिकेटर्स, नंबर वन, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI, released by the UNDP and the Oxford Poverty and Human Development Initiative। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI जो रिलीज किया जाता है वो UNDP के द्वारा, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI के द्वारा किया जाता है। MPI इंटीग्रेट्स टू फैक्टर्स ऑफ पॉवर्टी। MPI ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पॉवर्टी के टू फैक्टर्स को इंटीग्रेट करता है। नंबर वन, इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, दिस इज परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर पुअर, इट इज द हेड काउंट रेशियो ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, इट इज एवरेज परसेंटेज ऑफ डायमेंशन इन विच पुअर पीपल आर डिप्राइव्ड। यहाँ पर पॉवर्टी के टू फैक्टर्स सच एज इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी के बेस पर MPI UNDP के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। MPI is calculated by multiplying the poverty head count by the intensity of poverty। MPI equal to H into A, incidence into intensity। Number of World Bank poverty line at the international level, the World Bank has set the international poverty line at $2.15 per person per day using 2017 price। इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड बैंक 2017 के प्राइस के बेस पर पॉवर्टी लाइन फिक्स करता है और इसने $2.15 पर पर्सन पर डे फिक्स किया हुआ था। बट करंट में जो अभी रिपोर्ट आया है, वर्ल्ड बैंक ने अपने पॉवर्टी लाइन थ्रेश होल्ड लिमिट को अपवर्ड किया है। इट मीन्स करंट में $3 पर डे पर पर्सन के लिए यहाँ पर पॉवर्टी लाइन फिक्स किया है। नंबर 3, पॉवर्टी गैप इंडेक्स डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। पॉवर्टी गैप इंडेक्स भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा डेवलप किया जाता है। मेजर द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायरिंग बाय अ पुअर हाउस होल्ड इन ऑर्डर टू रीच द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन तक रीच करने के लिए पुअर हाउस होल्ड के लिए कितनी अमाउंट ऑफ मनी की नीड होगी, ये जो गैप है ये पॉवर्टी इंडेक्स गैप है और वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नंबर 4, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट 2022 रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है। नेशनल इंडिकेटर्स क्या क्या है, नंबर 1, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज बाय नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। बेसलाइन रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फॉर विच वॉज कंडक्टेड इन 2015 एंड 16। नीति आयोग भी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज करता है और इसके लिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 को बेस बनाया जाता है जो कि 2015-16 में कंडक्ट कराया गया था। केरला, लोएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ पीपल मल्टी डायमेंशनली पुअर। इंडिया के अंदर मल्टी डायमेंशनली पुअर सबसे कम केरला के अंदर है। बिहार, हाईएस्ट प्रोपोर्शनल ऑफ पीपल मल्टी डायमेंशनली पुअर। सबसे ज़्यादा पीपल मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं बिहार के अंदर। नंबर ऑफ बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI कंडक्टेड बाय इकोनॉमिक सर्वे 2021 यूजिंग डाटा फ्रॉम NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाता है और इसके लिए डाटा NSO से टेकिंग किया जाता है। एम्स टू क्वान्टिफाई द बेसिक नीड्स अप्रोच टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बेसिक नीड्स क्या क्या है
मेन एम इसका क्वांटिफाई करने का। समराइज 26 इंडिकेटर्स ऑन 5 डायमेंशंस: वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड वाटर फैसिलिटी। बेयर नेसेसिटी इंडेक्स 26 इंडिकेटर्स को 5 डायमेंशंस में समराइज करता है, सच एज वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड अदर्स फैसिलिटीज। व्हाट आर द वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू एलिविएट पॉवर्टी इन इंडिया? इंडिया में पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए गवर्नमेंट के वेरियस इनिशिएटिव्स क्या क्या रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, मनरेगा। नंबर 2, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP। नंबर 3, नेशनल लाइवलीहुड मिशन। नंबर 4, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये वो इनिशिएटिव हैं जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है। नेक्स्ट, फूड रिलेटेड इनिशिएटिव्स क्या क्या टेकिंग किए गए हैं? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, अंत्योदय अन्न योजना। इंसेंटिव रिलेटेड इनिशिएटिव्स क्या क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। What is delimitation? What is the impact of delimitation 2026 on southern states? Why southern India fears related to delimitation? Why news? Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu has said Prime Minister should address the concern of the southern state that delimitation based on the population will reduce their representation in parliament. आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि अगर करंट पॉपुलेशन के बेस पर डीलिमिटेशन कराया जाता है तो इससे सदर्न स्टेट का पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन रिड्यूस हो सकता है। इससे रिलेटेड ऑल कंसर्न को प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस करना चाहिए। व्हाट इज डिलिमिटेशन एक्सरसाइज? डिलिमिटेशन एक्सरसाइज क्या है? डिलिमिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन ईच स्टेट फॉर द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। डिलिमिटेशन एक प्रोसेस है जिसमें एवरी स्टेट के अंदर लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए नंबर ऑफ सीट्स एंड टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए बाउंड्रीज को फिक्स किया जाता है। दिस एक्सरसाइज इज परफॉर्म्ड बाय द डिलिमिटेशन कमीशन दैट इज सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। डिलिमिटेशन प्रोसेस डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और इसके लिए पार्लियामेंट को एक एक्ट पास करना पड़ता है। सच एन एक्सरसाइज वॉज कैरिड आउट बेस्ड ऑन द 1951, 1961 एंड 1971 सेंसस। इस तरह की डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पहले भी की जा चुकी है। 1951 सेंसस के बाद, 1961 सेंसस के बाद एंड 1971 सेंसस के बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कैरिड आउट की जा चुकी है। The number of seats in the Lok Sabha based on the 1971 census was fixed at 543 when the population was 54.8 करोड़। लोकसभा के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स प्रेजेंट में भी 543 हैं। ये जो सीट्स फिक्स की गई हैं वो 1971 सेंसस के बेस पर फिक्स की गई हैं। 1971 में इंडिया की पॉपुलेशन 54.8 करोड़ हुआ करती थी। इट हैज़ बीन फ्रोजन इन ऑर्डर टू एनकरेज पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। पार्लियामेंट के अंदर स्पेशली लोकसभा के अंदर 543 सीट्स जो ये फिक्सिंग किया गया है, ये इसलिए किया गया है सो दैट पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को एनकरेज किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल में अपना रोल प्ले कर सके। दिस नंबर इज टू बी रीएडजस्टेड बेस्ड ऑन द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026। 2026 के बाद जो भी सेंसस होगा, इस नंबर ऑफ सीट्स जो लोकसभा के अंदर फिक्स की गई हैं उसको रीएडजस्ट करना है। As the 2021 census that was originally postponed due to COVID-19 is yet to commence, there have been debates related to upcoming delimitations. 2021 का सेंसस पोस्टपोन कर दिया गया था ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। अभी 2021 का ये सेंसस होना बाकी है और इस सेंसस से रिलेटेड स्पेशली डिलिमिटेशन जो होने वाला है इससे रिलेटेड वेरियस डिबेट्स ऑनगोइंग है। स्पेशली सदर्न स्टेट की यहाँ पर वेरियस कंसर्न है। What are the constitutional provision regarding delimitation in India? इंडिया के अंदर डिलिमिटेशन के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है? आर्टिकल 82 एम्पावर द पार्लियामेंट टू रीएडजस्ट द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा। आर्टिकल 82 के अंदर पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है कि वो लोकसभा के लिए सीट्स का एलोकेशन कर सकते हैं। आर्टिकल 170 एस्टैब्लिश अ लिमिट ऑन द साइज ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शुड नॉट मोर देन 500 मेंबर्स एंड नॉट लेस देन 60 मेंबर्स। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के साइज को लिमिट करने के लिए आर्टिकल 170 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं और इसके अंदर प्रोविजन किया गया है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर का नंबर 500 से मोर नहीं होगा, 60 से लेस नहीं होगा।
Parliament enacted Delimitation Commission Act, and an independent high-powered panel which known as Delimitation Commission is constituted to carry out the exercise of delimitation. डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को कैरी आउट करने के लिए पार्लियामेंट को एक डिलिमिटेशन एक्ट पास करना होता है और इसी के अकॉर्डिंग एक हाई पावर्ड पैनल डिलिमिटेशन कमीशन भी इसको इस्टेब्लिश करना होता है. Till now, Parliament has enacted 4 times Delimitation Commission Act in 1952, 1962, 1972 and 2002 for this purpose. डिलिमिटेशन पर्पज के लिए पार्लियामेंट के द्वारा अभी तक 4 टाइम्स डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास किए गए हैं. पहली बार 1952 में डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास किया गया था 1951 सेंसस के आफ्टर, एंड 1961 सेंसस के आफ्टर 1962 में डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास किया गया. 1971 के सेंसस के बाद 1972 में डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास किया गया. एंड आफ्टर दिस 2001 के सेंसस के बाद 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के पर्पज के लिए पास किया गया. There was no Delimitation Commission Act after the 1981 and 1991 census. 1981 and 1991 census के after Delimitation Commission Act इंडिया में पास नहीं किया गया. Current delimitation of constituencies has been done on the basis of 2001 census data under the provision of Delimitation Commission Act 2002. Current constituencies का जो delimitation किया गया है वो 2001 सेंसस के बेस पर जो delimitation commission act 2002 में प्रोविजन किया गया था उसके बेस पर करंट में कॉन्स्टिट्यूएंसीज फिक्स की गई हैं. बट लोकसभा के अंदर नंबर ऑफ सीट्स का जो फिक्सिंग किया गया है वो 1971 सेंसस के बेस पर किया गया है. द नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन विल बी सेटअप आफ्टर 2026. नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन जो सेटअप किया जाएगा वो 2026 के बाद जो भी सेंसस होने वाला है उसके बाद ही किया जाएगा. आर्टिकल 330 एड्रेस द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST इन लोकसभा. SC एंड STs के लिए लोकसभा में नंबर ऑफ सीट्स का जो रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है वो आर्टिकल 330 के अंदर किया गया है. आर्टिकल 332 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर SC एंड ST इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस. SC STs के लिए लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर भी सीट्स का रिजर्वेशन किया गया है अंडर आर्टिकल 332. और ये जो SC ST के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स का रिजर्वेशन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज के अंदर किया गया है वो 2001 सेंसस के बेस पर किया गया है. What is Delimitation Commission? The Delimitation Commission is a high-powered committee with the task of drawing and redrawing of boundaries of different constituencies for state assembly and Lok Sabha election. Delimitation Commission एक हाई पावर्ड कमेटी है जिसका मेन जो एक्ट है या मेन जो फंक्शन है वो स्टेट असेंबली एंड लोकसभा इलेक्शन के लिए डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री को ड्राइंग करना रिड्राइंग करना इसका एक मेन वर्क है. अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड वर्क इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन. डिलिमिटेशन कमीशन प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है एंड इसको इलेक्शन कमीशन के साथ एक कोलैबोरेशन के साथ वर्क करना होता है. डिलिमिटेशन कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, अ रिटायर्ड और वर्किंग सुप्रीम कोर्ट जज. डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर एक चेयरपर्सन होता है. ये चेयरपर्सन जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग या रिटायर्ड जज होगा. इलेक्शन कमिश्नर भी इसका मेंबर होगा. एंड कंसर्न स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी इसका एक मेंबर होगा. द कमीशंस ऑर्डर हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट. डिलिमिटेशन कमीशन का जो भी ऑर्डर होगा वो एक लॉ की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा एंड बिफोर एनी कोर्ट इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता. द कमीशंस ऑर्डर आर लेड बिफोर द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज कंसर्न्ड बट दे कैन नॉट अफेक्ट एनी चेंज इन द ऑर्डर. डिलिमिटेशन कमीशन का जो भी ऑर्डर होता है उसको लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज के बिफोर पुट किया जाता है एंड उसके अंदर किसी भी टाइप का चेंज लोकसभा या स्टेट असेंबली नहीं कर सकते. व्हाट आर द इशूज ऑफ सदर्न स्टेट. डिलिमिटेशन से रिलेटेड सदर्न स्टेट के क्या क्या इशूज हैं. द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन आवर कंट्री ड्यूरिंग द लास्ट 5 decades हैज बीन इंक्रीजिंग अनइवनली इन द स्टेट लाइक यूपी, बिहार, MP एंड राजस्थान देन सदर्न स्टेट लाइक केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश. इंडिया में लास्ट 5 decades में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है एंड नॉर्थर्न स्टेट सच एज यूपी, बिहार, MP एंड राजस्थान के अंदर पॉपुलेशन अनइवनली तरीके से इंक्रीज हुआ है, जबकि कुछ सदर्न स्टेट सच एज केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश इन स्टेट के अंदर पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है. If delimitation is conducted on the basis of current population, it may be lost seat in the Lok Sabha for southern state and increase for northern state.
अगर करंट पॉपुलेशन के बेस पर डिलिमिटेशन कंडक्ट कराया जाता है तो इससे सदर्न स्टेट का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा सभा के अंदर लॉस हो सकता है एंड नॉर्थन स्टेट का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में इंक्रीज हो सकता है। ये सदर्न स्टेट मेन कंसर्न है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, the number of seats in Lok Sabha based on 1971 census was fixed at 543 when the population was 54.8 crore. However, since then it has been frozen in order to encourage population control measure. 1971 सेंसस के बेस पर लोकसभा में 543 सीट्स फिक्स की गई थी और उस टाइम पर इंडिया का जो पॉपुलेशन था वो प्रेजेंट के पॉपुलेशन के कंपेयर में हाफ से भी कम था, यानी 54.8 करोड़ पॉपुलेशन थी उस टाइम पर। बट उस टाइम पर लोकसभा के अंदर नंबर ऑफ सीट्स को कैपिंग किया गया था सो दैट पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को एनकरेज किया जा सके। बट यहाँ पर 2 टेबल्स दिया हुआ है कि अगर लोकसभा के अंदर नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज किया जाता है इस तरह से सदर्न स्टेट का रिप्रेजेंटेशन डाउन होगा एंड नॉर्थन स्टेट का रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज होगा। हम देख सकते हैं टेबल 1, इफ सीट्स आर रिटेन्ड एट 543 एंड रीअपोर्शन अमंग स्टेट बेस्ड ऑन 2026 पॉपुलेशन। 2026 पॉपुलेशन के बेस पर अगर नंबर ऑफ सीट को रीअपोर्शन किया जाता है तो उस केस में नंबर ऑफ सीट्स कितना इंक्रीज होगा एंड कितना डिक्रीज होगा। हम देख सकते हैं यूपी प्रेजेंट में नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा के अंदर 80 है एंड नेट गेन जो होने वाला है इसको वो 11 सीट का गेन होने वाला है, 91 सीट्स इसकी हो सकती हैं। बिहार प्रेजेंट में लोकसभा की 40 सीट्स हैं और 10 सीट्स का यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है, 50 सीट्स तक यहाँ पर ये इंक्रीज हो सकता है। राजस्थान 25 से 31 हो सकता है, एमपी 29 से 33 हो सकता है, तमिलनाडु 39 से 31। यहाँ पर तमिलनाडु का रिप्रेजेंटेशन हम देख सकते हैं डाउन होने वाला है। आंध्र प्रदेश 42 सीट्स हैं प्रेजेंट में, 34 हो सकती है, -8 हो सकता है। केरला 20 से 12 8 का माइनस हो सकता है। कर्नाटक 28 से 26 हो सकता है। हम देख सकते हैं कि अगर लोकसभा के 543 सीट्स रिटेन करके रखी जाती हैं और 2026 के पॉपुलेशन के बेस पर इसको रीअपोर्शन किया जाता है तो इससे सदर्न स्टेट का लोकसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन डिक्रीज होने वाला है। एग्जीक्यूटिव टेबल 2 में हम देख सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ सीट्स को लोकसभा की सीट्स को अगर 848 किया जाता है तो 2026 पॉपुलेशन के बेस पर रिप्रेजेंटेशन स्टेट्स का कितना होने वाला है। यूपी 80 सीट्स प्रेजेंट में है, इसका सीट्स 143 हो सकता है एंड बिहार 40 से 79 हो सकता है, राजस्थान 25 से 50 हो सकता है, एमपी 29 से 52 हो सकता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़्यादातर स्टेट का नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर इंक्रीज होगा अगर लोकसभा की सीट्स इंक्रीज करके टोटल 848 की जाती हैं। विल इट अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म इन आवर पॉलिटी। इफ करंट पॉपुलेशन के बेस पर लोकसभा के अंदर नंबर ऑफ सीट्स फिक्स की जाती है, सदर्न स्टेट का रिप्रेजेंटेशन जिस तरह से डिक्रीज होने वाला है और नॉर्दर्न स्टेट का रिप्रेजेंटेशन जिस तरह से इंक्रीज होने वाला है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन या फेडरलिज्म इंडियन पॉलिटी के फेडरलिज्म के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो सकता है। स्मॉलर स्टेट फेस डिसएडवांटेज, सदर्न स्टेट एंड स्मॉलर स्टेट इन नॉर्थ लाइक पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एज वेल एज द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विल फेस अ डिसएडवांटेज व्हेन कंपेयर टू द लार्जर नॉर्थर्न स्टेट। इंडिया के अंदर सदर्न कुछ स्मॉलर स्टेट सच एज पंजाब, एचपी, उत्तराखंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इन सभी स्टेट को डिसएडवांटेज होने वाला है अगर नॉर्थ स्टेट के लार्जर स्टेट के साथ कंपेयर किया जाए। लीड टू अ फीलिंग ऑफ डिसएनहांसमेंट इन द स्टेट्स ड्यू टू लॉस इन द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा डिस्पाइट कंट्रोलिंग देयर पॉपुलेशन। स्मॉलर स्टेट और सदर्न स्टेट के अंदर एक डिसएनहांसमेंट की फीलिंग इंक्रीज हो सकती है बिकॉज लोकसभा के अंदर इनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लॉस हो सकता है जबकि इन स्टेट ने पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स टेकिंग किए हैं। लॉस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, सदर्न स्टेट हैव that have a 24% share in the number of seats at present would see a decline by 5%। लोकसभा के अंदर सदर्न स्टेट का करंट में जो रिप्रेजेंटेशन है वो 24% है, अगर इनका सीट्स डिक्रीज होता है तो 5% तक इनका रिप्रेजेंटेशन आ सकता है। दिस में गो अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म इन आवर पॉलिटी। हमारी पॉलिटी के अंदर जो फेडरलिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट हो सकता है सिस्टम। इस ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू डायल्यूटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जिस तरह से नंबर ऑफ सीट्स को कैपिंग किया गया है लोकसभा के अंदर, क्या ये वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है या उसको डायल्यूट करता है।
डेमोक्रेसी मीन्स रूल और गवर्नमेंट बाय द पीपल। डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है रूल और गवर्नमेंट बाय द पीपल, पीपल की गवर्नमेंट होती है और पीपल का इसमें रूल होता है। इट फॉलो दैट द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द मेजोरिटी विद द ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू। वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू के प्रिंसिपल के बेस पर मेजोरिटी पीपल के द्वारा गवर्नमेंट इलेक्ट की जाती है। दिस प्रिंसिपल हैज बीन डायलूटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल सिंस 1976 व्हेन द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज बोर्ड पोस्टपोन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू का जो प्रिंसिपल है वो पॉपुलेशन कंट्रोल के इंटरेस्ट की वजह से इसका जो प्रिंसिपल है वो डायल्यूट हो रहा है, बिकॉज 1976 के बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को फर्स्ट टाइम पोस्टपोन किया गया था। रिप्रेजेंटेटिव कैपिंग इन यूएस के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव कैपिंग किया गया है। इन अ फेडरेशन लाइक द यूएस द नंबर ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैज बीन केप्ट एट 435 सिंस 1913। 1913 में यूएस के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स था वो 435 उसको कैपिंग करके रखा गया था। बट पॉपुलेशन ऑफ द यूएस हैज इंक्रीज्ड ऑलमोस्ट 4 टाइम्स फ्रॉम 9.4 करोड़ इन 1911 टू एन एस्टिमेटेड 34 करोड़ इन 2024। यूएस के अंदर 1911 में पॉपुलेशन 9.4 करोड़ हुआ करता था एंड करंट में इसका पॉपुलेशन 34 करोड़ के आसपास हो चुका है। बट यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज होने के बाद भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज नहीं किया गया है। ये आर्गूमेंट गिवन किया जाता है इंडिया के अंदर कि इंडिया में भी नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज करने की कोई नीड नहीं है। बट यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यूएस की जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, उसके बाद भी यहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर नंबर ऑफ सीट्स इंडिया के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है। What can be a solution? The country has functioned with 543 Lok Sabha MPs for the past 5 decades, while the population increased from 55 crore to 145 crore. इंडिया के अंदर लास्ट 5 डिकेड से लोकसभा के अंदर MPs का जो नंबर रहा है 543 रहा है, जबकि इंडिया का पॉपुलेशन 55 करोड़ से 145 करोड़ तक इंक्रीज हो चुका है। Population will decline. India's population is projected to peak at around 165 to 170 crore, an increase of around 15% from the current level in the next 3 decades and then decline. ऐसा आर्गूमेंट गिवन किया जाता है कि इंडिया में लोकसभा की सीट्स को इंक्रीज करने की कोई नीड नहीं है। ये जो इंडिया का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है 165 या 175 करोड़ के आफ्टर, ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड में दिख सकता है और आने वाले नेक्स्ट 3 डिकेड में ये पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा। सो लोकसभा की नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज करने की कोई नीड नहीं है। मे बी कैप्ड एट द एग्जिस्टिंग नंबर कंसिडर द अबव फैक्टर्स द 543 MPs इन लोकसभा मे बी कैप्ड एट द एग्जिस्टिंग नंबर। अबव फैक्टर को कंसिडरिंग करते हुए लोकसभा के अंदर 543 MPs का जो कैपिंग है इसको कंटिन्यू करके रखा जाना चाहिए। The number of MLAs in each state may be increased in line with the projected population to address the democratic representational requirement. Democratic representational requirement को एड्रेस करने के लिए लोकसभा के अंदर MPs के नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज करने की जगह लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर नंबर ऑफ MLA का सीट इंक्रीज किया जा सकता है। ये भी इसका एक सोल्यूशन हो सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।